हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैं आपसे 1857 ईस्वी के 1857 आंदोलन के विषय में चर्चा किया था, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक अन्य जन आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो अन्य जन आंदोलन हुए हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन ये जो आंदोलन हुए हैं, ये आंदोलन जो है भारत के अनेक क्षेत्रों में हुए हैं और इनका क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं था 1857 की तरह। और उस समय जो ये आंदोलन हुए हैं, इन आंदोलनों के बीच में जो मुख्य कारण था, कल हमने आपसे चर्चा किया था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां जिम्मेदार रही हैं। तो इन आंदोलनों के पीछे भी मुख्य कारण वही था, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग उद्देश्य था, अपनी अलग अलग समस्याओं से पीड़ित थे, जो क्षेत्रीय आंदोलनों के रूप में उभर करके आए। तो मोटे तौर पे हम आपको ये बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, मोटे तौर पे आप इसको समझ लीजिए समझने के लिए, तो कुछ आंदोलन 1857 ईस्वी के बाद हुए हैं और कुछ आंदोलन जो है वो 1857 ईस्वी के पहले हुए हैं। तो आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो 1857 ईस्वी के बाद का जो आंदोलन हुआ था उसके विषय में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम 1857 ईस्वी के पहले जो जन आंदोलन हुए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चीज बता दें, देखिए महत्वपूर्ण आंदोलनों के विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसे नील आंदोलन हो गया या नील विद्रोह, ये 1859-60 में हुआ था। बहावी विद्रोह ये लगभग 1820 से लेकर 1870 के ईस्वी के बीच में इसका काल था। इसी प्रकार कूका आंदोलन, महत्वपूर्ण रूप से कूका आंदोलन मतलब 1870 ईस्वी तक चलता रहा। और फिर पागलपंथी विद्रोह हो गया, फराजी विद्रोह हो गया। तो आज हम आपको महत्वपूर्ण 3 आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। 3 क्या 4 आंदोलनों के विषय में। तो कल हम इसके बाद अन्य जन आंदोलन जो हुए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए नील आंदोलन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ये नील विद्रोह जो था इसकी शुरुआत होती है 1859 से 60 ईस्वी के विषय में। इस आंदोलन को शुरुआत करने वाले कौन? अच्छा, 1859-60 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ होता है और ये कहाँ होता है? तो देखिए, बंगाल में एक नादिया जिला है। बंगाल में एक नादिया जिला है, ये नादिया जिला पड़ता है बंगाल में। तो यही से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसके जो नेता थे, नादिया जिला है, एक गोविंदपुर गांव था, मुख्य रूप से नादिया जिला के गोविंदपुर गांव से इसको जो नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे दिगंबर विश्वास। ये है दिगंबर विश्वास और दूसरे जो थे विष्णु विश्वास। इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये आंदोलन बेसिकली जो बंगाल में नील की खेती करते थे, ये उन कृषकों का संतोष था, जिसको जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान किया था, जो महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं। और उसके बाद इस आंदोलन का जो फैलाव होता है वो 1860 ईस्वी तक, 1859 में शुरू होता है आंदोलन और 1860 ईस्वी तक ये बंगाल के 4-5 क्षेत्रों तक इसका फैलाव व्यापक रूप से हो जाता है, जिसमें नादिया है, पाबना है, ढाका है, खुलना है, मालदा है, दिनाजपुर है। जैसे नादिया हो गया, पाबना हो गया, पाबना एक क्षेत्र है बंगाल का, जिला ही मान लीजिए, जैसे नादिया जिला था, पाबना हो गया, मालदा हो गया, ढाका हो गया,
खुलना हो गया आदि ये जिलों में इस आंदोलन का प्रसार था। मतलब यहाँ पे ये आंदोलन ज्यादा प्रभावित थे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक था। और एक दिनाजपुर भी हो गया, ये देखिए दिनाजपुर। इसके विषय में अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए ये आंदोलन जो था, इसको बंगाल के कई बुद्धिजीवी वर्गों ने इस आंदोलन को समर्थन भी प्रदान किया था। इस आंदोलन को, इसमें कौन थे, जैसे एक हिंदू पैट्रियाट एक अखबार था, उसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इनके माध्यम से इस आंदोलन की चर्चा की गई थी। फिर उसके बाद जो है एक नाटक है नील दर्पण, बहुत प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण। इस आंदोलन नील दर्पण में भी इस आंदोलन के विषय में चर्चा होती है, पूछा जाता है। और ये नील दर्पण जो है, जो नाटक था, इसको दीनबंधु, इसके जो रचनाकार हैं और दीनबंधु मित्र हैं। तो इसमें भी जो है नील विद्रोह की चर्चा होती है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस नाटक में नील आंदोलन की चर्चा होती है, तो नील दर्पण है, ये देखिए महत्वपूर्ण। और दूसरा हमने क्या बताया था अभी, जो है हिंदू पैट्रियाट, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये जो है अखबार था और इसके संपादक कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिसमें नील आंदोलन की चर्चा होती है। अब आइए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब परीक्षा में आते हैं, अक्सर पूछे भी गए हैं। आइए हम लोग दूसरा बहावी विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपसे ये चर्चा किया था कि बहावी विद्रोह जो है लगभग 1820 से 1870 ईस्वी के बीच में, या यूं कह सकते हैं बहावी विद्रोह के विषय में कि ये 19वीं शताब्दी में, उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे से 7वें दशक के बीच में ये आंदोलन होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके पीछे भी वही जो मैंने आपसे भी चर्चा किया था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नीतियां रही हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था, ये भी जो है इनका उद्देश्य था कि ये अंग्रेजों को जो है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को इस आंदोलन के माध्यम से चुनौती दी गई और वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। और उसके बाद इसके प्रवर्तक कौन थे इस आंदोलन के, अक्सर पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो सैयद अहमद, प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। ये सैयद अहमद बरेलवी जो है इसके प्रवर्तक है। ये बेसिकली बहावी आंदोलन कहां का है, ये बहावी आंदोलन जो है ये अरब से आया था, अरब से आया था। और वहां पे इसको किसने प्रारंभ किया था, अब्दुल बहाव। ये जो सैयद अहमद बरेलवी थे ये भारत के थे और ये अब्दुल बहाव से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इन्हीं की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप उपरांत इन्होंने जो है भारत में बहावी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, ज्यादातर यही पूछता है भारत में इसके प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी। और इनका जो है
सबसे अधिक अगर प्रभाव अगर सैयद अहमद बरेलवी पे पड़ता है तो शाह वली उल्लाह का प्रभाव पड़ता है। ये संत थे, दिल्ली के संत थे, शाह वली उल्लाह का इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी जो मैंने आपसे अब्दुल बहाव की चर्चा की थी, ये बेसिकली भारत के बाहर इसके प्रवर्तक थे और जिनसे प्रेरणा पा करके जो है सैयद अहमद बरेलवी ने इसको भारत में शुरुआत किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रभाव इनका किसका था, तो सैयद अहमद बरेलवी पे सबसे अधिक प्रभाव शाह वली उल्लाह का पड़ता है। अभी ये देखिए कि इसका प्रसार कहां कहां था। इसका प्रसार भारत के साथ साथ भारत के जो कुछ पड़ोसी क्षेत्र हैं वहां पर भी इसका प्रसार था। तो इसका प्रसार देखिए, प्रसार इसका जैसे मान सकते हैं कि काबुल था, उत्तर पश्चिमी, हाँ, फिर उसके बाद जो है बंगाल था, बिहार था, मध्य प्रांत था, ये बंगाल है, ये बिहार है, ये मध्य प्रांत है, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत होगा। इतनी जगहों पे इस आंदोलन का प्रसार हुआ था। ये पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन का प्रसार कहां कहां पे हुआ था, तो देख लीजिए, काबुल में हुआ था, काबुल उस समय भारत के बाहर था, काबुल में हुआ था, उत्तर पश्चिमी प्रांत में हुआ था, बंगाल में हुआ था, बिहार में हुआ था और मध्य प्रांत में हुआ था। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इनके विषय में दो तीन चर्चा और कर दें, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पूछे जाते हैं कि 1830 ईस्वी में वहाबी आंदोलन वाले, इन्होंने क्या किया था कि वहाबी आंदोलन का मतलब सैयद अहमद बरेलवी ने पेशावर पर अधिकार कर लिया था, पेशावर पर अधिकार करके कब्जा कर लिया था। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो पेशावर पर अधिकार किया था, ये देखिए, अधिकार किया था और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, पेशावर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद सैयद अहमद बरेलवी की जो मृत्यु होती है वो 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में मारे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके मृत्यु के बाद फिर पटना जो है वहाबी आंदोलन का केंद्र बनता है, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद क्या होता है, पटना जो है वहाबी आंदोलन का केंद्र बनता है और पटना में इसके कई जो है नेतृत्वकर्ता थे, जिसमें मौलवी कासिम थे, विलायत अली थे, इनायत अली थे और अहमदुल्ला थे। तो पटना, उनकी मृत्यु के बाद पटना केंद्र बनता है। कौन थे? मौलवी कासिम थे, विलायत अली थे, इनायत अली थे और अहमदुल्ला थे। अहमदुल्ला, ये लोग इसके महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे पटना में। क्योंकि पटना पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था, तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना थे, जिसमें मौलवी कासिम थे, विलायत अली थे, इनायत अली थे, अहमदुल्ला थे। तो ये देखिए, मौलवी का चारों नाम आप लोग ध्यान बैठा लीजिएगा दिमाग में। मौलवी कासिम थे, विलायत अली थे, इनायत अली थे, अहमदुल्ला थे। फिर उसके बाद होता क्या है कि पटना के बाद इसकी कुछ और भी शाखाएं खोली गई, जैसे हैदराबाद हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंबई में भी कुछ अन्य शाखाएं थी।
लेकिन सबसे ज्यादा इसकी जो सक्रिय शाखा थी वो पटना ही था, पटना ही इसका महत्वपूर्ण केंद्र था। अब आते हैं हम लोग कूका आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, कूका आंदोलन बेसिकली जो था ये भी एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन धार्मिक आंदोलन से प्रारंभ होता है, बाद में क्या होता है, राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका उद्देश्य भी वही था, वहाबी आंदोलन की ही तरह, कि अंग्रेजों को जो है ये भारत से बाहर निकालना चाहते थे। तो और दूसरा क्या था कि इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब से स्टार्ट होता है, मतलब शुरुआत इसकी होती है। तो जो कूका आंदोलन था ये भी एक धार्मिक आंदोलन था। ये देखिए, बाद में इनका उद्देश्य राजनीतिक हो जाता है। ये भी अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते हैं, भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते हैं। ये सब पूछा जाता है परीक्षा में। और इसका जो प्रारंभ होता है वो 1840 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। कहां से? पश्चिमी पंजाब से। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इसको प्रारंभ, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, मतलब इस आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल, ये पूछा जाता है। इनका एक उपनाम है सियान साहब। सियान साहब इनका उपनाम है। पूछा जाता है कि सियान साहब के नाम से कौन जाना जाता है। 4 विकल्प दे देंगे, तो जिसमें भगत जवाहर मल रहेगा, यही इसको उत्तर होगा। अब इस आंदोलन के विषय में थोड़ा सा चर्चा ये कर दें कि इनका ये था कि ये आंदोलन में क्या था कि अभी आपसे मैंने चर्चा किया कि धार्मिक आंदोलन था, और इनका ये था कि जो सिख धर्म में बुराइयां अंधविश्वास थी उनको दूर भी करना था। फिर इनके एक महत्वपूर्ण नेता होते हैं वो राम सिंह। उसके बाद इस आंदोलन को राम सिंह नेतृत्व प्रदान करते हैं। राम सिंह कूका भी कह सकते हैं इनको। ये नेतृत्व प्रदान करते हैं। और 1872 ईस्वी में इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पूछा जाता है कि कूका आंदोलन के किस नेता को जो है रंगून निर्वासित किया जाता है, तो ये राम सिंह थे। इनको राम सिंह कूका भी कह सकते हैं। और कब किया जाता है? 1872 ईस्वी में इनको जो है रंगून निर्वासित किया जाता है। फिर आते हैं अगले आंदोलन की चर्चा करते हैं, पागलपंथ विद्रोह, या पागलपंथी भी कह सकते हैं इनको। पागलपंथी विद्रोह भी कह सकते हैं। या विद्रोह भी जो है धार्मिक था। वही था, मतलब आप जान लीजिए कूका आंदोलन की तरह था, लेकिन ये अर्ध धार्मिक था यह आंदोलन। और ये आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? ये बंगाल से हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ हुआ था कहां से हुआ था? उत्तरी बंगाल से हुआ था। ये बंगाल है, ये उत्तरी बंगाल से इसका प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? नेतृत्व प्रदान किया था करमशाह ने प्रदान किया था। तो पूछा जाता है कि जो पागलपंथी आंदोलन था इसका चरित्र किस प्रकार का था? तो यह था अर्ध धार्मिक संप्रदाय का आंदोलन था। दूसरा जो है कहां से प्रारंभ किया गया था? तो ये उत्तरी बंगाल से प्रारंभ किया गया था, उत्तरी बंगाल से। और इसको नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो इसको नेतृत्व जो है करमशाह ने प्रदान किया था। तो ये आंदोलन शुरुआत क्यों हुआ? इसके पीछे क्या था कि जमींदारों के द्वारा जो मुजारे होते थे, मुजारों पर जो अत्याचार हो रहा था, उसी के विरुद्ध ये आंदोलन चालू, मतलब शुरुआत हुआ था।
मुजारे एक प्रकार से जान लीजिए कि कृषक थे। तो इसी असंतोष के कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और बाद में क्या होता है, इस आंदोलन के विषय में और चर्चा किया जाए कि 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। एक जगह रहता है शेरपुर, और वहां पर अधिकार कर लिया जाता है। कहां पे? 1825 में ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। अधिकार कर लिया जाता है। और इसके विषय में कहा जाता है कि आंदोलन इतना, मतलब ये जो करमशाह थे, ये इतना स्वतंत्र हो गया था कि एक शक्तिशाली शासक की तरह व्यवहार करने लगा था तथा उसके बाद दूसरा बात इसमें यह था कि प्रशासन को चलाने के लिए इसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर तक की भी नियुक्ति कर दी थी जो है। तो इस प्रकार से ये आंदोलन भी समाप्त होता है। देखिए, आज हम केवल महत्वपूर्ण इन्हीं आंदोलनों के विषय में चर्चा की आपसे। नील विद्रोह, बहावी विद्रोह, कोका विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। यहां से प्रश्न किसी भी परीक्षा में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और कल के वीडियो में आपसे और भी जो आंदोलन है, महत्वपूर्ण आंदोलन, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।